हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का विषय जेंडर कलेक्टिव का विमेन इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में महिलाएं। इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इसका सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दिया है। आप जिस मीडियम में सुटेबल है उसमें समझ सकते हैं। तो पहले इसके सिलेबस पर बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है भारत में महिलाओं के इतिहास के पहलुओं का अन्वेषण, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें लिंग को समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट में पितृसत्ता, पितृस्थानिकता, पितृवंशीयता और मातृसत्ता, मातृस्थानिकता और मातृवंशीयता। इसी के साथ सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत में महिलाएं। इसी के साथ प्रारंभिक भारत में पितृसत्ता का विकास और महिलाएं और काम, संगम, कॉर्पस से आवाजें। इसी के आगे हमें थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत में महिलाएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है हरम और सार्वजनिक क्षेत्र की राजनीति और महिला रानियां और भक्त, रानी कित्तूर चेन्नम्मा और मीराबाई का केस अध्ययन। इसी के साथ फोर्थ यूनिट में पढ़ना है आधुनिक भारत में महिलाएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें महिला शिक्षा पर बहस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और विभाजन, शरणार्थी, महिलाएं और पुनर्वास। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट में अगर ओवरऑल हमें समझना है कि आखिरकार जेंडरिंग और लिंग और पैट्रियार्की सिस्टम ये सब क्या होता है। इसी के साथ सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में हमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में जो महिलाएं रही, विभिन्न रही, उनकी क्या परिस्थिति थी, उन्होंने किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका अदा करी, इन सभी विषय को समझना है। तो चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों, मैंने यहीं पर पीवाईक्यू भी लगा दिए हैं। आप पीवाईक्यू को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट फर्स्ट यूनिट पर और समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है भारत में महिलाओं के इतिहास के पहलुओं का अन्वेषण करना है, जिसमें लिंग को समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, पितृसत्ता, पितृस्थानिकता, पितृवंशीयता और मातृसत्ता, मातृस्थानिकता और मातृवंशीयता। तो अब आते हैं, इसमें हमें समझना है इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को जेंडर, पितृसत्ता और नारीवाद के सैद्धांतिक ढांचे से परिचित कराना है, ताकि वे इतिहास का विश्लेषण एक नए और न्याय संगत दृष्टिकोण से कर सके। कहने का मतलब है, आप लिंग और जेंडर, अगर मैं कहूँ, इन दोनों को समान मानते होंगे। अगर आपके लिए और सरल करूँ तो जो सेक्स है और जेंडर है, इनमें आप तुलना नहीं बैठा पाते होंगे, तो आप यहाँ पर समझेंगे आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या है। यदि हम देखें तो कमला बेसिन के अनुसार यौन और जेंडर के बीच का अंतर समझना नारीवादी राजनीति की पहली सीढ़ी है। अगर आप सेक्स एंड जेंडर में अच्छे से अंतर समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कमला बेसिन है, इनकी वीडियो है, उसको अच्छे जरूर देखिएगा दोस्तों। तो हम समझते हैं यौन बनाम जेंडर। यौन अर्थात सेक्स एक जैविक, इसमें पुरुष और महिला के बीच शारीरिक और प्रजनन संबंधी अंतर जैसे गुणसूत्र और अंग शामिल होते हैं। ये प्रकृति द्वारा दिया गया और आमतौर पर अपरिवर्तनीय है। कहने का आशय है, जो यौन है ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा दिया गया है, जिसमें हम अंतर नहीं विभेद कर सकते। लेकिन जेंडर इसके बिल्कुल विपरीत। जेंडर वो है जो समाज ने दिया है, सोसाइटी ने दिया है। अगर हम इसे कमला बेसिन की भाषा में समझे तो जेंडर की जो परिभाषा आज है वो ये है, समाज द्वारा दी गई लड़के और लड़की की परिभाषा। तो समाज जिस तरह से लड़की और लड़के को परिभाषित करता है वो है जेंडर। जी हाँ, अर्थात जो जेंडर है ये सामाजिक और सांस्कृतिक है। कमला बसीन तर्क देती हैं कि समाज पुरुष और महिला के शरीर के आधार पर उनके लिए अलग अलग भूमिकाएं हैं, कपड़ा, व्यवहार और अधिकार तय कर देता है। आगे देखिए तो जेंडर आप इतना तो समझ ही गए हैं कि ये प्राकृतिक देन नहीं है, ये समाज ने ही निर्मित कर लिया है। कहने का आशय है, ये एक प्रिजुडिस स्थापित कर दिया गया है, ये पूर्वाग्रह स्थापित कर दिया है कि अगर तुम लड़के हो, पुरुष हो, तो तुम्हारा रोना एक अपरिहार्य स्थिति है। मतलब एक अच्छी बात नहीं है लड़का अगर रोए, लेकिन लड़कियां रोए, लड़के संवेदनशील है, लेकिन लड़के संवेदनहीन है। ऐसे एक पूर्वाग्रह स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन ये कहीं न कहीं ये गलत है, जो समाज द्वारा ही स्थापित किया जाता है और इसी को जेंडरिंग भी कहा जाता है।
अब आगे अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण। कमला बसीन और अन्य विचारकों के अनुसार जेंडर वह तरीका है जिससे समाज जैविक अंतरों को सामाजिक अर्थ देता है। सांस्कृतिक भूमिकाएं देखें तो जेंडर उन सामाजिक भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों को कहते हैं जिन्हें समाज मर्दाना या यदि समझे तो जनाना मानते हैं। सीखने की प्रक्रिया में जेंडर जन्मजात नहीं होता, बल्कि ये सीखा जाता है। समाज बच्चों को बचपन से ही सिखाता है कि उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार कैसे व्यवहार करना है। परिवर्तनशीलता को देखते हैं तो जेंडर की धारणाएं समय और संस्कृति के अनुसार बदलती भी रहती है, जबकि यौन स्थिर रहता है। कहने का आशय जो जेंडर है, ये बदलता रहता है। लेकिन जो सेक्स है, यौन स्थिति है, वो स्थिर रहती है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। अब अगले बिंदु पर समझते हैं दोस्तों। आशा यहाँ पर आप अच्छे से यौन और जेंडर को में अंतर समझ पाए होंगे। अब पितृसत्ता के ढांचे को समझते हैं। पितृसत्ता वह व्यवस्था है जो महिलाओं के दमन को स्वाभाविक बनाती है। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पुरुष होता है, मेल होता है, उसका ज्यादा डोमिनेंस रहता है। अ, अगर आपने मार्क्सवाद को पढ़ा है, मार्क्सिस्ट को पढ़ा है, तो मार्क्स का भी यही कहना था कि समाज में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। दो चीजें एग्जिस्ट करती है, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट। हैव्स का मतलब जिसके पास है और हैव्स नॉट मतलब जिसके पास नहीं है। अब यहाँ पर भी उस सिद्धांत को बैठाया जा सकता है कि मार्क्सवाद के अनुसार समाज में दो ही चीज स्थिर करती है, हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स हम मान सकते हैं इसके पास है, अर्थात पुरुष जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हैव्स नॉट के रूप में हम महिला को देख सकते हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं उन समस्याओं को झेल रही है जो उसे नहीं झेलनी चाहिए। प्राचीन में तो ऐसा बहुत होता था। अब अच्छे समझते हैं दोस्तों। पैट्रियार्की जो इसकी व्युत्पत्ति हुई है, ये ग्रीक शब्द पैट्रियार्चिस से आया है, जिसका अर्थ है परिवार का पुरुष प्रधान या मुखिया होना। आधुनिक अर्थ में समझे तो आज ये एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जहाँ पुरुष राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म और परिवार में महिलाओं पर अपना वर्चस्व रखते हैं। एक यदि समझे तो सिल्विया बाल्बी का उदाहरण लेते हैं इसमें। अगर आप ऐसी कोटेशन यूज करें तो आपका उत्तर और प्रभावी लगेगा, आप अवश्य कीजिएगा। ये कहते हैं कि पितृसत्ता संरचनाओं और प्रथाओं की वह प्रणाली है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व रखते हुए और उनका शोषण करते हैं। आगे देखते हैं पितृसत्ता के स्तंभ क्या है। पुरुष वर्चस्व। समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर पुरुष का कब्जा अधिक होता है। पहले अधिक था, ये आज के टाइम पे तो हम देख सकते हैं। हमारी जो प्रमुख प्रथम नागरिक हैं राष्ट्र की, श्रीमती अ, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो वह भी महिला ही है। तो आज के टाइम पे ये प्रासंगिक नहीं लगता है, लेकिन कहीं आज के टाइम पे भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। पुरुष केंद्रित इतिहास और संस्कृति मुख्य रूप से पुरुषों की उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुनी जाती है। जिसके नियंत्रण को देखें तो पुरुष महिलाओं की गतिशीलता, श्रम, प्रजनन क्षमता और उनकी पसंद पर नियंत्रण रखते हैं। आगे देखते हैं कि पितृसत्ता के विभिन्न रूप निजी और सार्वजनिक होते हैं। पहला होता है निजी और सार्वजनिक। निजी में तो जो अपने घर में डोमिनेंस करता है अपनी घर की महिलाओं पर, उसे बोलते हैं निजी। और सार्वजनिक पर जो बाहर करता है। बाहर किस प्रकार से करता है? ये कार्यस्थल, राज्य, धर्म और कानून में दिखाई देती है। श्रम, महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन मिलना या उन्हें निर्णय लेने वाली भूमिकाओं से बाहर रखना सार्वजनिक पितृसत्ता का हिस्सा है। यदि समझे तो संस्कृति और धार्मिक प्रथाएं अक्सर पुरुष सत्ता से ईश्वरीय स्वीकृति प्रदान करती है। वंश और निवास की प्रणाली को समझते हैं। इतिहास में महिलाओं की स्थिति इस बात पर निर्भर करती थी कि संपत्ति और वंश कैसे चलता है। आप समझ सकते हैं कि पितृ जो वंशीयता है, इसमें किस प्रकार से विविध है। पितृवंशीयता वंश और संपत्ति का हस्तांतरण केवल पिता से पुत्र की ओर चलता है। मतलब इसमें पहले टाइम पे जो राजतंत्र चलता था, अर्थात पिता का उत्तराधिकारी जो बनता था उसका पुत्र ही बनता था। भले उसमें कोई योग्यता हो, उसके लिए वह भले ही वो व्यक्ति उसके लिए योग्य हो या ना हो, लेकिन उसको उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। इस स्थिति को बोला गया पितृवंशीयता, कि जो वंश और संपत्ति का हस्तांतरण केवल पिता से पुत्र की ओर ही होता था, मतलब पुत्री को नहीं दिया जाता था। और पितृ स्थानिकता को समझते हैं कि विवाह के बाद जो महिला को अपना घर छोड़कर पति के परिवार के साथ रहना पड़ता था। ये तो आज भी प्रासंगिक है कि जो महिला है उसका विवाह होने के बाद वह अपने पति के घर चली जाती है। इस स्थिति को बोलते हैं पितृ स्थानिकता। आगे देखते हैं दोस्तों कि मातृवंशीयता और मातृस्थानिकता। मातृवंशीयता अब उसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा कि जो वंश की माता से ओर चलता है और संपत्ति और नाम माता से बेटी को जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो आज होता नहीं है, हम इसके उदाहरण भी लेंगे आगे और आप उदाहरण साथ के साथ अगर लिखते चले तो बहुत बेहतरीन आपका उत्तर होगा। आगे समझते हैं मातृ स्थानिकता, अब उसका विपरीत होगा जहाँ वह विवाह कर पत्नी पति के घर जा रही थी, अब यहाँ पे पति विवाह कर पत्नी के घर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उदाहरण देखते हैं कि भारत में एक ऐसी ट्राइब है, जनजाति है खासी ट्राइब जो बेसिकली अगर समझे भारत के मेघालय राज्य में ऐसी ट्राइब होती है, जो यहाँ परिवार का नाम माँ से चलता है और जो बिल्कुल विपरीत चलता है, यहाँ पे डोमिनेंस विमेन का चलता है। और एक और है जैसे इंडोनेशिया में मिनंग का बाऊ, यहाँ भूमि और घर महिलाओं के पास होते हैं। तो ये इन उदाहरणों का आप अपने उत्तर में अवश्य यूज कीजिएगा। आगे देखते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण और प्रमुख विचारक पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि पितृसत्ता को समझने के लिए नारीवादी विद्वानों के महत्वपूर्ण औजार दिए हैं, जैसे केट मिलेट अपनी पुस्तक है इनके सेक्सुअल पॉलिटिक्स में उन्होंने तर्क दिया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंध राजनीतिक हैं क्योंकि वे शक्ति पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो सोसाइटी है और पॉलिटिक्स है ये तो अंतर रहता है, सोसाइटी के पास ज्यादा ताकत नहीं है और पॉलिटिक्स के पास ज्यादा ताकत है। तो इन्होंने बताया कि जो इनका संबंध होता है पुरुष और महिलाओं का, ये बिल्कुल राजनीति की तरह होता है क्योंकि राजनीति जिस प्रकार अपने डोमिनेंट में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भी जो पुरुष होता है, मेल होता है, वह अपने डोमिनेंट में रहता है। आगे कहते हैं सिल्विया बाल्वी कि उन्होंने पितृसत्ता को संरचना और प्रथाओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जो महिलाओं पर का शोषण करती है। मार्क्सवादी नारीवाद, अ, इनका समझे तो इनका मानना है कि पितृसत्ता और पूंजीवाद एक साथ मिलकर महिलाओं का शोषण करते हैं क्योंकि समाज महिलाओं के घरेलू काम को आर्थिक मूल्य नहीं देता। मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा कि जो मार्क्स है उसकी विचारधारा हैव्स और हैव्स नॉट पर टिकी है। अब यहाँ पर हैव्स जो है वह बेसिकली पूंजीवादी रहे उनके अनुसार, और जो हैव्स नॉट रहे वो बेसिकली समाजवादी साम्यवाद जो दमित व्यक्ति है। कहने का आशा है अब यहाँ पर उन चीजों को भी फिक्स किया जा सकता है जो पूंजीवादी वह एक प्रकार से जो पुरुष वर्ग है वही अधिक है और जो डोमिनेंट है उसमें अधिक कौन है, ज्यादा महिला ही है। तो उस स्थिति को यहाँ पर बैठाया जा सकता है। अब इसके पूरे कंक्लूजन को समझ लेते हैं कि पितृसत्ता कोई प्राकृतिक नियम नहीं है बल्कि एक सामाजिक निर्माण है जिसे बदला जा सकता है। जैसा कि कैट मिलेट ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में कहा था, पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंध असल में शक्ति के संबंध है। इतिहास का अध्ययन करते समय हमें ये देखना चाहिए कि कैसे इन संरचनाओं ने महिलाओं को हाशिए पर रखा और कैसे महिलाओं ने समय समय पर इनका विरोध भी किया। तो दोस्तों आशा है यहाँ पर आप अच्छे से समझे होंगे पहली यूनिट को। मैंने पहली यूनिट में बेसिकली जो मेन मेन सब हेडिंग के साथ साथ आपको समझाया जा सकता है सब वही करा है। बाकी आप थर्ड ईयर में आप अपनी भाषा में आप मेन मेन समझ गए हैं तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर, इस पर हमें पढ़ना है इकाई 2, जिसमें प्राचीन भारत में महिलाएं। अब मैंने जैसे कि एक्सप्लेन करा कि हिस्ट्री है जिस प्रकार एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसमें हमें एंशियंट मतलब प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति, उसके बाद जो आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति रही, इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट में प्राचीन काल में जो महिलाओं की स्थिति रही वो किस प्रकार से थी, इनको समझेंगे। इसमें अन्य टॉपिक टॉपिक भी जैसे प्रारंभिक भारत में पितृसत्ता का विकास कैसे हुआ और महिलाएं और काम संगम कौर से आवाजें। अब अच्छे से समझते हैं दोस्तों। मैं आपको इसी के साथ एक बात और एक्सप्लेन करूंगा कि आपके जो प्रश्न पत्र रहेंगे उसमें कुल 8 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं। मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा रहेगा कि आप चारों यूनिट कवर करके चले क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपकी एक ही यूनिट की 2 आंसर चेक करेगा तो शायद उस पे ज्यादा इंप्रेशन ना रहे। आप चारों यूनिट में से थोड़ा-थोड़ा पढ़कर जाएंगे तो आप आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी तो आप अपने उत्तर को और बेहतर कर पाएँगे। आपने केवल अगर मान लीजिए 2 यूनिट पढ़ी है और पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन कर दिए, दूसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन कर दिए, तो आपका जो नॉलेज है वो बार-बार रिपीट होती रहेगी। आप बार-बार वही डाटा एक अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो जो एग्ज़ामिनर है वो वह समझ जाएगा आपकी चाल को। तो आप मेरा यही सजेशन रहेगा आप चारों यूनिट को कवर करते हुए चलें। तो सेकंड यूनिट में जैसे मैंने बताया आपको हमें एंशिएंट में जो महिला की स्थिति वो किस प्रकार की थी ये समझना है। यह इकाई प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, उनके सामाजिक राजनीतिक नियंत्रण और उनकी आर्थिक भागीदारी का विश्लेषण करती है। यह विशेष रूप से उमा चक्रवर्ती के ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के सिद्धांत और दक्षिण भारत के संगम साहित्य में महिलाओं की आवाजों पर केंद्रित है। आगे देखते हैं प्रारंभिक भारत में पितृसत्ता का विकास, चक्रवर्ती का परिप्रेक्ष्य। प्रमुखतः इन्होंने इनके संदर्भ में बहुत कुछ लिखा इसलिए मैंने इनका उदाहरण लिया उमा चक्रवर्ती।
प्रारंभिक भारतीय इतिहास में महिलाओं के अध्ययन का केंद्र अक्सर केवल उनके स्तर तक सीमित था, जैसे कि विवाह, कानून और संपत्ति के अधिकार। हालांकि आधुनिक इतिहासकार उसे उमा चक्रवर्ती ने तर्क दिया है कि हमें महिलाओं की स्थिति के बजाय उस संरचनात्मक ढांचे को समझना चाहिए जिसके तहत महिलाओं का को अधीनस्थ बनाया गया है ना? आगे समझते हैं कि जाति, लिंग और पदानुक्रम के अंतर संबंध। उमा चक्रवर्ती के अनुसार भारत में महिलाओं की अधीनता का गहरा संबंध जाति व्यवस्था और धर्म से है। जाति शुद्धता हिंदू समाज में जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए महिलाओं की कामुकता पर सख्त नियंत्रण अनिवार्य माना गया है। प्रजनन पर नियंत्रण पितृसत्तात्मक समाज में यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि वंश केवल पुरुष रेखा से ही चले, जिसके लिए महिलाओं की यौन सुचिता पर नियंत्रण रखा गया। तो आगे देखते हैं गेटवे के रूप में महिला। नूर यालमेल जैसे मानव विज्ञानियों के अनुसार महिलाएं जाति व्यवस्था के प्रवेश द्वार थी। यदि एक उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष से संबंध बनाती तो इसे पूरी समाज की व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता। अर्थात डोमिनेंट में हमेशा पुरुष क्यों रहा है, यहाँ पर एक कारण बताया है कि उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को किस प्रकार कर हर स्थिति में हर चीजों में दबा कर रखा, चाहे वह प्रजनन क्रिया हो या वंश चलाने की बात हो, तो सब में उनको डोमिनेंट रखा। नियंत्रण के तंत्र ब्राह्मणवादी ग्रंथों जैसे मनुस्मृति स्मृति में महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए गए थे। कहने का आशय है कि नियंत्रण के तंत्र में क्या मीन था, जैसे उन एक ब्राह्मणवादी ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में आपने अवश्य सुन रखा होगा। इसमें किस प्रकार की एक रूढ़िवादी विचारधारा के साथ साथ नियम बने गए, तो उसमें से जो महिला है उसके बारे में कई ऐसी नियम बनाए गए कि महिलाओं को किस प्रकार कर दबा कर रखना चाहिए, पुरुष कैसे डोमिनेट करे, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक दबदबा जमाए हुए थे महिलाओं के ऊपर। आगे देखते हैं दोस्तों कि बाल विवाह कन्याओं का कम उम्र में विवाह करना उनकी कामुकता को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। पतिव्रता का आदर्श पतिव्रता और की अवधारणा विकसित की गई जिसे महिलाओं ने खुद के लिए एक सम्मान का प्रतीक मानकर स्वीकार कर लिया। राज्य और दंड यदि कोई महिला सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करती थी तो राज्य और राजा उसे कठोर दंड जैसे जाति से निष्कासन या मृत्यु दे देते थे। आगे देखते हैं ऐतिहासिक विकास क्रम में प्रागैतिहासिक काल भीमबेटका लगभग 5000 ईसा पूर्व से ने के गुफा चित्रों में महिलाएं शिकार और संग्रहण में सक्रिय दिखती है, जो एक अधिक समतावादी समाज का संकेत देती है। कहने का आशय है जब बिल्कुल प्राचीन इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब वैदिक काल नहीं है, वैदिक काल से पूर्व की स्थिति जो महिलाएं थी बिल्कुल मतलब समान माना जाता था। हड़प्पा काल में हमें ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं जहां पर जो महिलाएं हैं वो उनपे इस प्रकार का शोषण होता हुआ हो या उन्हें दमित किया जाता हो। लेकिन जब वैदिक काल आया, वैदिक काल वैदिक काल में भी दो हुए, वैदिक काल में भी दो है, एक उत्तर वैदिक काल एक पूर्व वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बाद से ही जाकर जो महिला है उनकी परिस्थिति उस हिसाब से दबने लगी जिस हिसाब से नहीं दबनी चाहिए थी। उसका कारण यही था कि ग्रंथों का जो जन्म होने लग गया था, इसमें हमने ऊपर उदाहरण भी समझा। हम आगे समझते हैं दोस्तों अच्छे से। अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल यहाँ से लिंग और जाति स्तरीकरण की शुरुआत हुई। आर्य द्वारा विजित जनजातियों की महिलाओं को दास बनाया गया और उनकी प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण रखा गया। कृषि की ओर संक्रमण 800 से 600 ईसा पूर्व जैसे जैसे समाज जनजातीय ये कृषि आधारित हुआ, निजी संपत्ति और पितृसत्तात्मक परिवारों का उदय हुआ, जिससे महिलाओं की भूमिका पर घर तक सीमित हो गई। महिलाएं और काम संगम कोर्प्स की आवाजें दक्षिण भारत के संगम काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी का साहित्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का एक अलग चित्र प्रस्तुत करता है। विजय रामास्वामी जैसे इतिहासकारों ने इस काल में महिलाओं के श्रम और उनकी स्वतंत्र आवाज को रेखांकित भी किया है। आगे देखते हैं आर्थिक भागीदारी और कार्य संगम समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि और व्यापार महिलाएं खेती बुनाई मिट्टी के बर्तन बनाने और व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। मछली पालन और नमक पालन तटीय क्षेत्रों में महिलाएं नमक के व्यापार और मछली पकड़ने के कार्यों में भी जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर हम उनके काम को समझ रहे हैं संगम में अर्थात साउथ में कि साहित्यिक और सांस्कृतिक आवाजें समझते हैं। संगम साहित्य जैसे एट्टू, तोके और पत्तू
पार्ट 2 में महिलाओं को स्वतंत्र एजेंट के रूप में दिखाया गया है। महिला कवयित्री जैसे अव्वैयार, नच्चेलियार और कक्काई पादी नियार जैसी 30 से अधिक महिला कवयित्रियों ने इस काल में साहित्य की रचना की। विषय वस्तु उनकी रचनाओं में न केवल प्रेम बल्कि नैतिकता, युद्ध और सामाजिक चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। धार्मिक भूमिका, महिलाएं अनुष्ठानों, संगीत और नृत्य में भाग लेती थी। देवी कोतरावई की पूजा उनकी देवी शक्ति और वीरता का प्रतीक भी थी। तो आप इन प्रकार इन नामों का अपने उत्तर में प्रयोग करेंगे तो वह अधिक प्रभावशाली होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक स्थिति और स्वायत्ता। भारत की तुलना में उत्तर भारत की तुलना में संगम काल में महिलाओं को अधिक स्वायत्ता प्राप्त थी। स्वतंत्र निर्णय साहित्य में महिलाओं को अपने निर्णयों को व्यक्त करते और अपनी इच्छाओं को प्रकट करते दिखाया गया है। विविध पृष्ठभूमि कवित्रियां विभिन्न सामाजिक स्तरों से आती थी, जिसमें अगर समझे तो व्यापारी शाही परिवार और सामान्य श्रमिक शामिल थे। निष्कर्ष अगर देखें तो इस पूरे कंक्लूजन को समझते हैं दोस्तों एक तुलनात्मक विश्लेषण के साथ कि प्राचीन भारत में महिलाओं का इतिहास विरोधाभासों से भरा है। जहाँ एक ओर ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से महिलाओं की कामुकता और उनके जीवन को जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए कड़े नियमों में बांध दिया, वहीं दूसरी ओर संगम साहित्य हमें ऐसी महिलाओं की आवाजों से परिचित कराता है जो आर्थिक रूप से उत्पादक थी और समाज में अपनी सशक्त बौद्धिकता पहचान लिए हुए थी। यदि इसमें समझे तो प्रमुख विचारधारा महिलाओं की अधीनता केवल शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक भी थी। जैसे पतिव्रता का आदर्श होना, जैसे राज्य की भूमिका देखते हैं इसमें। राज्य ने पितृसत्तात्मक नियमों को लागू करने में कानून का सहारा लिया। परिवर्तन देखें तो शिकारी संग्रह कर्ता समाज से कृषि समाज की ओर बढ़ते हुए महिलाओं की स्वायत्ता में निरंतर कमी आती थी। तो दोस्तों आशा यहाँ पर आप अच्छे से सेकंड यूनिट को समझेंगे। अब आते हैं थर्ड यूनिट में जिसमें हमने पढ़ना है एंशिएंट हो गया है, मिडाइवल पर समझते हैं आखिरकार मध्य में क्या स्थिति थी महिलाओं की। तो हमें इस यूनिट में जिस टॉपिक को कवर करना है वह हरम और सार्वजनिक क्षेत्र की राजनीति, महिला रानी और भक्त, रानी कित्तूर चेन्नम्मा और मीराबाई के केस अध्ययन को समझना है। यह इकाई मध्यकालीन भारत में महिलाओं के जीवन, राजनीतिक और शक्ति और आध्यात्मिक स्वायत्ता का विश्लेषण करती है। यह विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के भीतर घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच के धुंधलेपन और कित्तूर चेन्नम्मा व मीराबाई के माध्यम से प्रतिरोध के विभिन्न रूपों को पड़ताल भी करती है। तो समझते हैं दोस्तों अच्छे से इस यूनिट को। तो दोस्तों हरम और सार्वजनिक क्षेत्र की राजनीति को पहले समझ लेते हैं। पारंपरिक इतिहास लेखन में अक्सर मुगल हरम को एक एकांत और निष्क्रिय स्थान के रूप में देखा गया है, जहां महिलाएं सार्वजनिक जीवन से कटी हुई थी। हालांकि रूबी लाल जैसी आधुनिक विद्वान इस विचार की चुनौती देती है। रूबी लाल आधुनिक फेमिनिस्ट जो हुई वो कहती है कि घरेलू स्थान और सत्ता का संबंध हमें समझना है, जिसमें मुगल काल में निजी और सार्वजनिक के बीच की सीमा बहुत लचीली थी। राजनीतिक भागीदारी, हरम की महिलाएं साम्राज्य की राजनीति में सक्रिय भागीदार थी। उत्तराधिकार के मामलों और वंशवादी राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ब्रह्मांड के अगर समझे तो ब्रह्मांडीय स्थान में अगर समझे तो शाही विवाहों के माध्यम से हरम एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ विभिन्न संस्कृति और भाषा का मिलन होता था। रूबीलाल का तर्क है कि रूबीलाल के अनुसार अकबर के काल में हरम का संस्थागतकरण हुआ, जिससे ये एक व्यवस्थित और पदानुक्रमित स्थान बन गया, लेकिन इसने महिलाओं के प्रभाव को कम कर दिया, कम नहीं किया, क्षमा चाहूंगा। आर्थिक और स्थापत्य प्रभाव, मुगल महिलाएं केवल महल तक सीमित नहीं थी बल्कि आर्थिक और सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में भी अग्रणी थी। व्यापार और संपत्ति में शाही महिलाएं संपत्ति की मालिक थी और व्यापारिक नेटवर्क में हिस्सा लेती थी। उदाहरण के लिए मरियम उज जमानी अकबर की पत्नी जो थी, इनका अपना व्यापारिक जहाज था। सार्वजनिक निर्माण, महिलाओं ने मस्जिदों, सराय, बाजारों और उद्यानों का निर्माण कराया। जहार बेगम का उदाहरण ले सकते हैं, उन्होंने शाहजहानाबाद के प्रसिद्ध चांदनी चौक का खाका तैयार किया और उद्यानों का निर्माण कराया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य में आकर थोड़ी महिलाएं खुलने लग गई। नूरजहां, मध्य में भी जो घरेलू किस्म की महिलाएं थी वह नहीं, जो शाही महिलाएं थी उनकी बात कर रहा हूँ। जो नूरजहां है उन्होंने न केवल सार्वजनिक इमारतों का निर्माण कराया बल्कि गुलाब के चित्र और नए कपड़ों के डिजाइनों जैसे उद्योगों को भी संरक्षण दिया। मुगल पितृसत्ता और पुरुषत्व, मुगल दरबार के ग्रंथों जैसे अकबरनामे में राजा को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने घरेलू जीवन और साम्राज्य
दोनों में संतुलन बनाए रखता है। राजा की छवि ही दरबार के अन्य पुरुषों के लिए नैतिकता और आचरण का मानक निर्धारित करती थी। महिला, रानियां और भक्त केस अध्ययन। यह खंड दो अलग-अलग प्रकार की शक्ति और प्रतिरोध को दर्शाता है। एक जो तलवार से लड़ी, कित्तूर चेन्नम्मा, और दूसरी जिसने भक्ति के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, वो मीराबाई। जिसमें हम रानी कित्तूर चेन्नम्मा को पहले समझते हैं कि औपनिवेशिक प्रतिरोध का प्रतीक है। रानी चेन्नम्मा जिनका जन्म समय काल देखें तो 1778 से 1829 है। मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक भारत के संक्रमण काल की एक महान योद्धा थी। प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण। लिंगायत समुदाय में जन्मी, चेन्नम्मा तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण थी। यदि समझे तो 1824 का विद्रोह, पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दत्तक पुत्र शिवालिंगप्पा को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने हथियार उठा लिया। युद्ध और शहादत। अक्टूबर 1824 में उन्होंने अपने, यदि समझे तो, पहले युद्ध में अंग्रेजों को हराया। हालांकि बाद में गद्दारी के कारण उन्हें पकड़ लिया गया और बेलहोंगले किले में कैद कर दिया गया, जहां 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। महत्व। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने वाली पहली महिला शासकों में से एक थी और आज भी प्रतिरोध का प्रतीक मानी जाती हैं। मीराबाई, भक्ति और सामाजिक प्रतिरोध। मीराबाई ने राजसी सुखों का त्याग कर कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। पारिता मुक्ता के शोध के अनुसार मीराबाई का प्रतिरोध केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी था। पारिवारिक संघर्ष। मीराबाई ने पितृसत्तात्मक समाज के उन नियमों को मानने से इनकार कर दिया जिन्होंने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पति और ससुराल के प्रति राजपूत कर्तव्यों के ऊपर कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाया। कहने का आश्रय ये जो श्री कृष्ण है उनको अपना स्वामी स्वीकार करती थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सभी इनके जो पद हैं वे लिखे गए हैं, आप इन्हें अवश्य याद कीजिएगा। भक्ति का दर्शन देखें तो उनकी कविता व्यक्तिगत पीड़ा, सौंदर्य और आध्यात्मिक खोज का मिश्रण है। उन्होंने ईश्वर को अपने अविनाशी पति के रूप में देखा। साझा जीवन। पारिता मुक्ता तर्क देती है कि मीराबाई के भजन केवल महलों में नहीं बल्कि जन सामान्य और समुदायों के बीच जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने जाति और लिंग के बंधनों को तोड़ा। प्रकृति और नैतिकता। मीराबाई के गीतों में प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम और अहिंसा व दया जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। अगले बिंदु को समझते हैं दोस्तों कि कानून, संपत्ति और सार्वजनिक जीवन में महिलाएं। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति केवल महलों तक सीमित नहीं थी बल्कि वे कानूनी और सामाजिक प्रणालियों का उपयोग करना भी जानती थी। संपत्ति के अधिकार। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दस्तावेजों से पता चलता है कि महिलाओं को संपत्ति विरासत में लेने, उसे बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और उपाधियों का भी प्राप्त की थी। यदि समझे तो विवाह अनुबंध। मुस्लिम महिलाओं के पास विवाह के समय मेहर का अधिकार था। वे अदालतों में जाकर अपने पतियों के खिलाफ शारीरिक शोषण या अनुबंध के उल्लंघन की शिकायत कर सकती थी। ग्रामीण समाज। राजस्थान जैसे मारवाड़ क्षेत्र के दस्तावेजों से पता चलता है कि विधवा विवाह एक विवादास्पद लेकिन प्रचलित विषय था, क्योंकि महिलाओं के श्रम और प्रजनन क्षमता को उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महिला कलाकार। तवायफ और देवदासी जैसी महिला कलाकार सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थी। 18वीं सदी तक कई महिला कलाकार संपत्ति और मालकनी बनी और उन्होंने संगीत की परंपराओं को आगे बढ़ाया। कहने का आशय है कि जो एंशिएंट में महिलाएं जो बंदी थी उनको केवल भोग विलास की वस्तु माना गया, वह मध्य में आकर खुलने लगी और कहीं ना कहीं उन्होंने समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अब मत इसके इसके कंक्लूजन के साथ समझते हैं दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं का इतिहास सत्ता, राजनीति और भक्ति के बीच एक जटिल अंतर संबंध को दर्शाता है। जहां मुगल हरम की महिलाओं ने स्थापत्य और कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य को आकार दिया, वहीं मीराबाई जैसे संतों ने पितृसत्ता के विरुद्ध एक मौन लेकिन शक्तिशाली सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। रानी चेन्नम्मा का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय महिलाओं ने सैन्य नेतृत्व करने में भी कोई संकोच नहीं किया। दोस्तों, आशा आप यहाँ पर अच्छे से थर्ड यूनिट को समझे होंगे। अब हम आते हैं फोर्थ यूनिट पर। तो दोस्तों, फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है कि आधुनिक भारत में महिलाएं, जो मॉडर्न काल रहा उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, जिसमें महिला शिक्षा पर बहस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और विभाजन, शरणार्थी महिलाएं और पुनर्वास। अगर हम समझे तो यह इकाई औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं के जीवन में आए महत्वपूर्ण बदलावों, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी और विभाजन के दौरान उनके द्वारा झेली गई त्रासदी और पुनर्वास की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करती है।
अगर हम बात करें तो महिला शिक्षा पर बहस और राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी। औपनिवेशिक काल में महिला शिक्षा केवल साक्षरता का मुद्दा नहीं थी, बल्कि यह आदर्श भारतीय महिला के निर्माण और राष्ट्रीय पहचान की पुनः परिभाषा से जुड़ी थी। अगर हम समझे तो महिला शिक्षा पर बहस, डिबेट ऑन वुमेन्स एजुकेशन, औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ब्रिटिश शासन महिला शिक्षा को सभ्य बनाने के मिशन के रूप में देखता था, जबकि भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपनी संस्कृति और रक्षा और परिवार के आधुनिकीकरण के साधन के रूप में अपनाया। आदर्श गृहिणी का निर्माण। जेराल्डीन बॉर्ब्स के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य महिलाओं को स्वतंत्र बनाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर पत्नी और माँ बनाना था, जो शिक्षित पतियों का साथ दे सके और बच्चों को राष्ट्रीय मूल्यों के साथ पाल सके। संस्थागत प्रयास। 20वीं सदी की शुरुआत में कई महिला संगठनों का उदय हुआ। भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरी द्वारा स्थापित, जिसने पर्दे की प्रथा के बावजूद महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। भारतीय महिला संघ 1917 1917 और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC 1927। इन संस्थाओं ने महिलाओं के लिए मताधिकार और शिक्षा के कानूनी अधिकारों की वकालत की। कहने का आशय है कि अ, जो मॉडर्न हिस्ट्री में महिलाओं की स्थिति रही, वह अगर और खुलने लग गई, मतलब उन्हें कानूनी रूप से भी अलग दर्जा मिलने लग गया। कई महिला संगठन उद्भव में आने लगे। फेमिनिज्म, नारीवादी अपने अस्तित्व में आने लग गया। कई चेतना हमें देखने को मिली यहाँ पर, स्त्री चेतना आदि इत्यादि। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, महिलाएं घरेलू सीमाओं को तोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र में आई। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। उदाहरण, बी अम्मन ने पर्दे में रहकर भी महिलाओं को लामबंद किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को महिलाओं को सक्रिय नेतृत्व देने के लिए राजी किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन महिलाओं की भागीदारी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं जेल गई। इस भागीदारी ने सामाजिक मानदंडों को बदल दिया और कई महिलाओं ने पारंपरिक भूमिकाओं को नकारना भी शुरुआत करा। शायद आगे ऊपर एक और नाम रह गया, जो ज्योतिबा बाई फुले रही, उनकी जो भी पत्नी थी, उन्होंने भी कहीं न कहीं जो इस अ, शिक्षा है, महिला शिक्षा, उस पर बहुत अहम जोर दिया। आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियाँ। उषा मेहता, उन्होंने भूमिगत रेडियो चलाकर आंदोलन को जीवित रखा। क्रांतिकारी महिला जैसे प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त ने चटगांव शस्त्रागार यदि समझे तो छापे जैसी साहसी गतिविधियों में भाग भी लिया। वामपंथी आंदोलन। 1940 के दशक में रशीद जहां और इस्मत चुगताई जैसी लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता की आवाज भी उठाई। विभाजन और शरणार्थी महिलाएं, जो सेकंड टॉपिक आता है, और उनका पुनर्वास। विभाजन केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये महिलाओं के लिए शारीरिक और मानसिक हिंसा का एक अत्यंत भयावह दौर था। ऋतु मेनन और कमला बसीन ने इस त्रासदी के मानवीय और लैंगिक पक्ष को उजागर भी किया है। हिंसा और महिलाओं के शरीर का राजनीतिकरण। प्रतीकात्मक हिंसा। विभाजन के दौरान महिलाओं के शरीर को समुदाय और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक बना दिया गया। विरोधी समुदायों ने एक दूसरे को अपमानित करने के लिए महिलाओं के साथ यौन हिंसा, अपहरण और अंग भंग जैसी क्रूरता, जो प्राचीन से होती आई है, महिलाओं के साथ अगर समझे तो यह सम्मान की रक्षा और आत्महत्या। ऋतु मेनन और उर्वशी बुटालिया के अनुसार कई महिलाओं को उनके भी परिवारों के पुरुष ने मार दिया और उन्हें आत्महत्या जैसे कुएं में कूदना के लिए मजबूर कर दिया, ताकि वे अपवित्र होने से बच सके। समाज में इसे बलिदान या शहादत के रूप में देखा गया, जो गहरे पितृसत्तात्मक डर को दर्शाता है। कहने का आशय, जब विभाजन हुआ तो विभाजन में विभाजन के दौरान व्यक्ति उधर से उधर पलायन कर रहे थे, तो पलायन करते हुए जब पाकिस्तान से इंडिया आते लोग थे, तो उनका उनमें जो महिलाएं थी, कहीं ना कहीं उनका बलात्कार कर दिया जा रहा था। तो उस चीज को देखते हुए, चूंकि पहले जो नारी थी एक लक्ष्मी का प्रतीक रही, जो घर की मान मर्यादा का प्रतीक रही, तो उसको कहीं ना कहीं आ जाती थी, जिसके कारण जो पुरुष होते थे महिला को पहले ही मार दिया करते थे। अपहरण और बहाली अधिनियम। विभाजन के बाद दोनों देशों की सरकारों ने अपहरित महिलाओं को बहाल करने के लिए एक समझौता किया। महिलाओं का संघर्ष। कई महिलाओं जो अब नए समुदायों में बस चुकी थी और जिनके बच्चे थे, वे वापस नहीं जाना चाहती थी।
लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान के नाम पर उन्हें उनके मूल परिवारों में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अवैधता का कलंक। अपहरण के बाद पैदा हुए बच्चों को अक्सर अवैध माना गया, जिससे महिलाओं के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया और भी दर्दनाक हो गई। पुनर्वास और आत्मनिर्भरता। शरणार्थी शिविरों में महिलाओं ने अपने जीवन को शून्य से शुरू किया। आर्थिक स्वायत्तता। कई शरणार्थी विधवाओं और अकेली महिलाओं को जीविकोपार्जन के लिए सिलाई, कढ़ाई और अन्य श्रम कार्यों में शामिल होना पड़ा। इसने अनजाने में उन्हें घर से बाहर निकलने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर अवसर भी दिया। शिक्षा और नए अवसर। पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया, जिससे आधुनिक भारत में महिलाओं की नई पीढ़ी का उदय भी हुआ। आधुनिक भारत में महिलाओं का इतिहास संघर्ष और लचीलेपन की गाथा है, जहां एक और शिक्षा और राष्ट्रीय आंदोलन ने उन्हें राजनीतिक चेतना और सार्वजनिक पहचान दी, वहीं दूसरी ओर विभाजन ने पितृसत्ता और राष्ट्रवाद के क्रूर अंतर संबंधों को उजागर किया। इन अनुभवों ने स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन और उनके कानूनी अधिकारों की नींव भी रखी। तो आशा है दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से समझे होंगे इस 4th यूनिट को। और आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस पीडीएफ की जो लिंक है वह मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन अवश्य कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अंतिम बात मैं यह कहूंगा कि वीडियो बहुत देरी से आई है, मैं इसके लिए बहुत दिल से आपसे माफी मांगना चाहूंगा और अगली बार से मैं प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।